चल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है अभी पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा पड़ा है, तो इसीलिए सभी कोचिंग स्कूल्स बंद हैं और इसीलिए मैंने घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसमें आप घर बैठे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी वजह से आज से हम स्टैंडर्ड 11th के लिए एक चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बिना देर किए आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली स्टैंडर्ड 11th के लिए है, ठीक है। ये 10th के बाद हमारा सबसे पहला वीडियो होने वाला है जो 10th के ऊपर के क्लासेस के लिए है, ठीक है। तो इसमें तो ये यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, ठीक है। आज का हमारा सेशन केमिस्ट्री का होने वाला है और इस सेशन में हम बेसिकली केमिस्ट्री के चैप्टर्स को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला केमिस्ट्री का चैप्टर कौन सा है, सबको पता है। अगर केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ता है। यानी कि सबसे पहला ही चैप्टर केमिस्ट्री का हमारे सामने जो आ जाता है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी हमें केमिस्ट्री की कुछ बिगिनर्स को देखना है, कुछ मिथ्स जो केमिस्ट्री में मौजूद है उनको समझना है, कुछ रियलिटीज़ जो केमिस्ट्री में मौजूद है उनको समझना है और समझ के आगे चलना है, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 1 है। ऐसे इसके लेक्चर कोड पे थोड़ा ध्यान देते चलिएगा, इससे आपको फ़ायदा होने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर 1 है। जैसा कि आप लोग की भरपूर डिमांड थी तो डिमांड पे बनाया गया वीडियो है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई भी बोलता है कि केमिस्ट्री, ये वर्ड जब आपके पास आता है केमिस्ट्री, तो दिमाग में क्या आता है, मतलब कौन सी थॉट दिमाग में आती है। तो सोचते होंगे कि इसका हिंदी जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ही हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं रसायन, तो हमको बस समझ में आता है कि इसमें 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा जा रहा है, रस के बारे में यानी लिक्विड के बारे में, अलग अलग फ्लूइड्स के बारे में कि वो आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब चीज़ों को। लेकिन क्या सिर्फ केमिस्ट्री फ्लूइड्स का साइंस है? नहीं। इसीलिए तो हमारे रॉयल्ड हॉफमैन ने एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन दी थी, जिसमें क्लियरली उन्होंने कहा था कि केमिस्ट्री इज़ अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ये तो हम लोग भी जानते हैं, हाँ, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये हमारी केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल and its transformation, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इट इज साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट बट ऑफ इन्फिनिट वेराइटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। बस इन्होंने ये लाइन जो इसके बाद वाली कही ना, वो लाइन केमिस्ट्री को के पूरे फीचर को बता देती है। केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं किया जा सकता, बस उसके फीचर्स को समझा जा सकता है, ठीक है। तो बस आप इसको जनरल डेफिनेशन के तौर पर बोल दो कि इट इज़ अ साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि हाँ सिर्फ मॉलिक्यूल पढ़ लिया, उसके ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया तो बस हो गया। नहीं यार, हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको पढ़ना है। हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स के साथ जो उनके कंबाइनिंग कैपेसिटीज़ हो गई, उनके अलग अलग स्टेट ऑफ नेचर हो गए, उन सभी को पढ़ते चलना है। तो इसीलिए उन्होंने एक और लाइन यहाँ पर कही थी, इट इज़ साइंस ऑफ नॉट सो मच इट इज़ साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 of elements but of infinite variety of molecule that may be built from them, but of infinite variety of molecules that may be built from them। तो ये
आधी बात बता दी इन्होंने। किन्होंने? ये स्टेटमेंट हमने नहीं लिखा, ये स्टेटमेंट लिखा है हमारे बहुत ही बड़े केमिस्ट ने, जिनका नाम है रॉवर्ल्ड हॉफमैन। रॉवर्ल्ड हॉफमैन ने ये लिखा हुआ है। इन्होंने क्लियरली इस बात को स्टेट कर दिया सिंपल तरीके से कि बस केमिस्ट्री को आप ऐसे पढ़ सकते हो। तो ये अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखते हो तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले डेफिनेशन यही निकल के आती है, ठीक है, और उसमें क्लियरली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अब केमिस्ट्री को बोलोगे तो केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ किसी नॉर्मल कॉम्पोजिशन वगैरह को डील नहीं करता, बल्कि ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स को डील करता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स को डील करता है, डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को डील करते रहता है। और इसी वजह से तो कुछ लोग इसको साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो वो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भी लगभग सही होता है। अब आते हैं, ये तो इसका एक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पर। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो एक बात याद रखिए कि केमिस्ट्री को भले ही हम लोग एक साइंस के तौर पर इमेजिन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्यूरियोसिटी होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, हर चीज़ को जानना, हर चीज़ को समझना। अगर वो हो रहा है, अगर कुछ प्रोसेस हो रही है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये हमारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। और केमिस्ट्री उसी क्यूरियोसिटी को मिटाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। तो यही है, यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है कि साइंस का मतलब ही होता है कि द पीरियोडिक एंड ऑर्डरली अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन आवर नेचर। तो जो भी पीरियोडिक तरीके पर और एक ऑर्डर मैनर में हम लोग अगर समझ सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं, साइंस कहते हैं। और वही तो हमारा साइंस होता है। और हर एक पार्ट ऑफ साइंस में केमिस्ट्री का कॉम्पोजिशन देखने को ज़रूर मिलता है। कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री का हर जगह है। इसको हम लोग मौसम साइंस के में भी पढ़ सकते हैं, इसको हम लोग कल्चर उसमें भी देख सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस वाले सिद्धांतों में देख सकते हैं। हमने इसको अलग अलग दवाई बनाने वाले इंपॉर्टेंस मीटिंग्स में देख चुका है। हर एक चीज़ जो कभी ना कभी कैसे ना कैसे करके ह्यूमन ऑर्डर को दिखाई रही होती है। आजकल तो एक ऐसी सोसाइटी में जी रहे हैं जहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी चीज़ें आपस में जुड़कर एक बहुत ही बढ़िया हमें एडवांस साइंस प्रोवाइड कराए हुए हैं। अब ये तो था इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। आइए अब हम आते हैं आगे वाले टर्म की तरफ, जो बहुत ही आसान है, ठीक है। मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इसीलिए उठाया है क्योंकि ये जो चैप्टर है वो सीधा सीधा हमारे स्टैंडर्ड 9 से मिलता है, ठीक है। और इस वजह से समझना आधा आसान हो जाता है। समझ रहे हो? आधा आसान क्यों? क्योंकि आधी तो चीज़ें वैसी हैं जो हमने कभी ना कभी देखी हुई है, कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसको देखा हुआ है, ठीक है। बस आधी जो नई चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस कर लेना है कि हाँ वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, जब हमने पढ़ लिया उसमें हम लोग को पता चल गया कि हाँ, केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स form only one composition that we have known from earlier, that कि इनका एक क्या होता है, इनका एक कॉम्पोजिशन बनता है जिसको मैटर कहते हैं, ठीक है। हर वो चीज़ जो हमारे आस पड़ोस में पाई जाती है उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। तो ये बात भी आ गई, मैटर। व्हाट इज़ मैटर? तो केमिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे थे, सबसे बेसिक थॉट जो पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 9th में पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री में इस मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। तो आप कह सकते हो कि एवरीथिंग that has mass and occupy space is called मैटर। हर वो चीज़, तो ये बचपन में ही हम लोगों ने देखा हुआ है, 6th 7th से देख रहा है, तो इसीलिए इसको पढ़ना थोड़ा आसान है कि हर वो चीज़ जो जगह छेकती है और जिसका मतलब खुद का मास होता है कुछ। तो ये भाई दो चीज़ें, स्पेस एंड मास, ये दो चीज़ें हो गई। अब याद रखना, ये स्पेस और मास दिया है ना, इन दोनों पे बहुत ही डीप ले जाएगा इसके आगे वाले चैप्टर में।
ठीक है। तो ये हो गया मैटर। अब बात ये आती है कि मैटर जो है वो अलग अलग वर्जन में पाया जाता है, हर जगह इसका अलग अलग वर्जन हमको देखने को मिलते रहता है। तो इसके मैटर के कौन कौन से वर्जन हो सकते हैं? मैटर के वर्जन्स हो सकते हैं। मैटर कितने टाइप के हो सकते हैं? तो मैटर 3 टाइप का हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, तो इसको तो पढ़े ही हैं, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ये बताने का तो नहीं है, लेकिन क्या कह रहे हैं, चैप्टर में दिया है इसलिए बताना पड़ रहा है। आप लोग इसको तो जानते ही हो, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेजेस ऑफ मैटर पाए जाते हैं हमारे पूरे के पूरे इस सिस्टम के अंदर कि हाँ हमारा ऐसा पाया जाता है, ठीक है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब बात ये है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग कैन ऑब्टेन इन 3 टाइप, बट दे ऑल्सो डिपेंडेड ऑन वॉट थिंग्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये किस पर डिपेंड करती है? इसका इसमें आना, इसका इसमें आना, या मतलब इन लोगों का आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस किस बात पर डिपेंड करता है? तो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप बोल सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड, सबको पता है, एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्लियरली ये कहा जा सकता है कि ये प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। सॉलिड का लिक्विड में आना, लिक्विड का गैस में जाना, ये सभी चीज़ें प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होती हैं। लेकिन हर वो चीज़ जो प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही होती है वो होती है, ये तो स्टेट्स ऑफ मैटर हो गए ना। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, कि मैटर 3 अलग अलग तरीके से पाया जा सकता है। लेकिन जो मैटर होता है वो असल मायने में प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। हाँ, मतलब कई बार हम लोगों ने देखा है कि मिसलेनियस मैटर हमको देखने को मिलते हैं, कई बार हमको कोई प्योर चीज़ मिल जाती है, तो वो भी तो होता है ना। तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा हमारे सराउंडिंग के हिसाब से कि मैटर कैन आइदर बी प्योर और बी अ मिक्सचर, तो उसको भी देखना पड़ेगा। भाई ये तो सबसे आसान था तो इसलिए ये पढ़ना इजी था। अब ये आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जोड़ देता है स्टैंडर्ड 9th से, ठीक है। स्टैंडर्ड 9th से जोड़ देगा। तो आइए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है वो वाला कॉन्सेप्ट। जो वो डायग्राम जैसे दिया है बुक में, मैं बिल्कुल वैसा ही ले चलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई आसान हो जाएगा ना, आपको मिलते रहेगा कि हाँ ये लाइन बुक में दी है, चलो ये सही है। ठीक है। अब मैटर्स को क्लासिफाई हम लोगों ने स्टैंडर्ड 9th में ही कर लिया था। उसके 2 अलग अलग चैप्टर्स पढ़े थे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें हम लोगों ने मीटर पढ़ा था। पहला चैप्टर था इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा, मैटर अराउंड अस, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे यहाँ चारों पास जो मैटर पाए जाते हैं वो प्योर होते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर कैन बी फाउंड ऑन 2 टाइप्स। पहला, या तो ये एकदम आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, प्योर स्टेट ऑफ मैटर, जिसको हम क्या कहेंगे, प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस, या फिर ये इम्प्योर मिलेगा, ठीक है। तो जो प्योर मिला उसको हम नाम दे देते हैं भाई प्योर सब्सटेंसेस का, प्योर सब्सटेंस। भाई हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और उसके बाद बारी आती है इधर वाले जो इम्प्योर होते हैं, इनको नाम दे दिया जाता है सिंपल तौर पर मिक्सचर्स का, कि हाँ यार मिले हुए हैं हमारे पास, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम मिले हैं, हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा ही मिले हुए हों, ठीक है। तो अब आते हैं इसके तरफ, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस को समझते चलिएगा। मिक्सचर जो होता है वो असल मायने में इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए होता है, और प्योर सब्सटेंसेस में कौन कौन से आ सकते हैं? तो प्योर सब्सटेंसेस में एक सबसे कॉमन निकल के आएगा, जो सबसे प्योर, जो सबसे बेसिक होता है, जो सभी चीज़ों की जड़ होता है, यानी एलिमेंट। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट यहीं पे निकल के आ जाता है कि हाँ एक होता है हमारा एलिमेंट, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट पाए जाते हैं। एलिमेंट आपने देखा है ना, वो एक ही सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, एक ही सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, समझ में आया। और कंपाउंड की बात करें तो इसके लिए हाँ, और कंपाउंड की बात करें तो नेक्स्ट वाला जो होता है उसको हम कंपाउंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड के बीच की डिफरेंस क्या है, किसको अलग करना पड़ा? तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि सिमिलर
एटम्स। क्या? सिमिलर एटम्स। वाइल इसके लिए आप क्या कह सकते हो? इसके लिए कह सकते हो कि सिमिलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके लिए आप कह सकते हो सिमिलर आइटम्स, इसके लिए आप कह सकते हो सिमिलर मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि कंपाउंड जो होता है वो मे बी 2-3 एलिमेंट 10 एलिमेंट का आपस में कंबाइंड वर्जन हो सकता है, और जब वो कंबाइन होते हैं तो वो इतने बढ़िया तरीके से कंबाइन होते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल में वो 10 एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 10 एलिमेंट, जितने भी मिलेंगे वो सब एक ही मॉलिक्यूल में फ्यूज हो जाएंगे, और पूरा का पूरा कंपाउंड ही उसी टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से देखने को मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये था डिफरेंस कंपाउंड और एलिमेंट के बीच में। एलिमेंट एक टाइप ऑफ एटम से बना होता है, उसमें एक ही एलिमेंट पाया जाएगा और एक ही एटम से पूरा का पूरा एलिमेंट बना होगा। ठीक है, जबकि कंपाउंड की बात करें तो मिक्सचर, मिसलेनियस, इसीलिए यहाँ पर हमको मॉलिक्यूल डालना पड़ा है। क्या डालना पड़ा है? मॉलिक्यूल। अब मिक्सचर्स की बात करें तो एक होता है वैसा मिक्सचर जो आपस में पूरे क्लोजली तरीके से मिक्स हो चुका है, जिसका पूरा का पूरा वर्जन क्या हो चुका है? आपस में अच्छे से मिला हुआ है, तो उसको हम नाम देते हैं होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये क्या होता है? पूरी तरीके से अच्छे से मिला हुआ होता है, कंबाइंड होता है, इसमें कोई भी अलग एक दूसरे से नहीं होता, तो उसके लिए हम लोग होमोजीनस मिक्सचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट वर्जन की, तो वो होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। हेटेरोजीनस मिक्सचर। ठीक है, ये सब सिंपल चीज़ें हैं, इसीलिए इन पे ज़्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, एकदम जल्दी खींचने की कोशिश हो रही है। क्यों? क्योंकि ये पढ़ा हुआ है आपने। होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है? वैसा मिक्सचर जो आपस में मिला हो, जिनको सेपरेट किया जा सके, जो आपस में मिला हो, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से नहीं, इतना क्लोजली नहीं कि वो पूरा का पूरा एक क्या बोल सके, अलग ना हो सके। ठीक है, और हेटेरोजीनस की बात करें तो रफली मिला होता है। जैसे होमोजीनस के लिए बात करते हैं तो होमोजीनस के लिए चीनी और पानी का सॉल्यूशन, और हेटेरोजीनस की बात करते हैं तो हेटेरोजीनस के लिए मिट्टी और कंकड़। हेटेरोजीनस मिक्सचर है, आप उनको थोड़ा सा हिलाओगे मतलब अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो सकते हैं? ये एकदम इक्वल प्रोपोर्शनेट होते हैं और ये अनइवन होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये इवनली मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और नॉट इजीली सेपरेटेड। तो भाई ये इजी तरीके से सेपरेट नहीं होता। और इसकी बात करें हेटेरोजेनस मिक्सचर की, तो ये अनइवनली मिक्स्ड होता है। अनइवनली मिक्स्ड, भाई इसमें जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर जो है वो अनइवन तरीके से मिला हुआ है, कोई एक सर्टेनिटी नहीं है, बस मिला दिया गया, हाँ यार चलो बन गया। ठीक है, और ये ईजीली सेपरेटेड, भाई ये ईजी तरीके से सेपरेट हो सकता है, ईजीली सेपरेटेड। ठीक है, तो बस यही कुछ एक वर्जन था, यही कुछ एक इतना सा था टर्म जिसको आसानी से पढ़ा जा सकता था। अब मज़े की बात तो इसके बाद आएगी। ठीक है, मज़े की बात कब आएगी? इसके बाद। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े नए होने वाले हैं, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि मैटर जो होता है वो उसके प्रॉपर्टीज़ और उसकी मेजरमेंट को पढ़ना है हमको, कि जो क्या होता है, हाँ, मैटर्स की प्रॉपर्टीज़ और उसका अरेंजमेंट, ये कैसे देखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं तब तक। हाँ, तो आइए देखते हैं कि अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो इसके लिए हम सीधा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट लिख लेते हैं अपना, सही रहेगा, प्रॉपर्टीज़ एंड मेजरमेंट। तो एक सिंपल सा लॉजिक जान लो कि हर एक सब्सटेंस, हर एक कंपाउंड, हर एक एलिमेंट एक यूनिक प्रोसीजर के साथ आता है, वो बहुत ही यूनिक होता है, वो अलग दिखता है सबसे।
और इसीलिए ये कैटेगरीज, ये जो कैटेगरीज है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके गुण जो है, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है कि हर एक सब्सटेंस की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक, अपने खुद के प्रॉपर्टीज़ होते हैं और वो प्रॉपर्टीज़ दो भागों में बांट दी जाती है। एक होती है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम लोगों ने पढ़ा है जिसको फिजिकल केमिस्ट्री और केमिकल केमिस्ट्री के नाम से पढ़ना है। अब से जो हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ से 11 से हमको फिजिकल और केमिकल केमिस्ट्री को अलग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और उसके बाद जिसको हम लोग, कुछ लोग कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक 3 सेक्शन होते हैं। वैसे यहाँ पर तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होगा कि हम मैटर के फिजिकल वर्जन्स को पढ़ेंगे। ये कैसा दिखता है, ये कैसे बॉन्ड, मतलब ये किस टाइप के स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ये क्रिस्टल टाइप का बनता है, स्ट्रेट टाइप का बनता है, इसमें चमक कैसी आती है, ये किस रंग का दिखता है, इसका मास क्या होता है। इन चीज़ों को पढ़ना हो तो उसको हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, इसका रंग कैसा होता है, ये बॉन्ड बनाने के बाद आयनिक होता है कि नॉन आयनिक होता है, ये इस पे कितना चार्ज है, ये सब चीज़ें केमिकल केमिस्ट्री में, और जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, वो तो सबसे अलग हिस्सा है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम मैटर्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी चीज़ें होती है जिनको बिना कॉम्पोजिशन चेंज किए आसानी से पढ़ा या समझा जा सके। जैसे रंग हो गया, जैसे उसका गंध हो गया, उसकी मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी कि वो कितना घना है, उसका मास, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ये सब चीज़ें हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ वैसी चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमें उसकी आइडेंटिटी को चेंज करना पड़ता है। इसके अंदर आता है कि हाँ वो एसिड है, वो बेस है, वो जलता है या नहीं जलता है, वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। हमने इसको पढ़ा हुआ है 10th में, जब हम मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे थे तो उसमें क्लियरली दिखा था ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने ये सब देखा था और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये सब। तो ऐसी कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनमें से जैसे कुछ होता है एरिया, लेंथ वगैरह वगैरह, कि हाँ वॉल्यूम कितना है, ऐसा कितना है। तो फिजिकल केमिस्ट्री जब आप पढ़ रहे हो तो फिजिकल चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, और हमारा जो चैप्टर का बिगिनिंग होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री से होगा कि मेजरमेंट क्या होती है, इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट वगैरह वाला जो टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट सेगमेंट में लेंगे। और आपको मतलब एक होमवर्क के तौर पर ये दे रहा हूँ कि आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे एक नोट्स लिख के लाना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पे एक नोट्स, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये नोट्स बना के लिख के हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नंबर सबके पास अवेलेबल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारे 100 सब्सक्राइबर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगल बगल में जुगाड़ लगाकर हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे कराइए, क्योंकि ज़रूरी हो गया है, या इस जून में हमको 100 सब्सक्राइबर करने होंगे, नहीं तो चैनल एनालिटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा जुगाड़ लगाइए, क्योंकि वीडियो तो मेरे अच्छे चल रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर थोड़े से कम हो गए हैं, और आप लोगों की जिम्मेदारी है थोड़ा सा, मैं तो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से कर रहा हूँ, थोड़े सब्सक्राइबर काउंट बढ़ाओ, अच्छा रहेगा हमारे लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ, अगर नहीं भी है अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।